Good morning to all of you. Today we are going to discuss in the very important issue of history that is related to history writing, that is related to historiography. This question revolves around the the concept of the biased history, the reason behind this phenomena, and importance of this approach, and what should be the approach of history, how to get historicity in the history writing. These things will be discussed in this particular lecture. एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं कि जो बाइस्ड इन हिस्ट्री है, मतलब आपके इतिहास में पक्षपात या पूर्वाग्रह, इसका मूल तात्पर्य यह होता है कि इतिहास लेखन पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ, पूरी तरह से निष्पक्ष, पूरी तरह से तर्कसंगत या पूरी तरह से वैज्ञानिक क्यों नहीं हो पाता है। तो इसी पर हम लोग मुख्यतः चर्चा करेंगे। आते हैं कि अगर सबसे पहले हम लोग एक कुछ सब टॉपिक्स होंगे जिन पे हम लोग मूलतः चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रियम्बल या भूमिका की चर्चा करेंगे कि इतिहास लेखन अतीत काल से लिखी जाने वाली एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में समय के साथ साथ अनेक परिवर्तन हुए हैं। अलग अलग अप्रोचेस के विकास के साथ साथ इसमें बहुत सारी नई नई विधाएँ, नए नए टेक्निक्स, नए नए अप्रोचेस शामिल हो गए हैं, जिनके कारण इतिहास लेखन में वह हार्मनी, वह एकबद्धता, एक लयता नहीं प्राप्त हो पाती है। वह एक यूनिवर्सल अप्रोच, सार्वभौमिक दृष्टिकोण नहीं प्राप्त हो पाता, जिसमें सभी इतिहास लेखन एक जैसे एक विशेष पर्टिकुलर पैरामीटर पर लिखे गए हों। ओके, आगे चर्चा करते हैं कि इतिहास में पक्षपात, पहले देखते हैं क्या होता है। पक्षपात या पूर्वाग्रह को हम लोग सिनोनिम के रूप में, पर्यायवाची के रूप में लेते हैं। यद्यपि शाब्दिक दृष्टिकोण से, अगर इटमोलॉजिकली अगर देखा जाए, शब्द उत्पत्ति के दृष्टिकोण से दोनों में थोड़ा सा भिन्नता है, लेकिन इतिहास लेखन की प्रक्रिया में लगभग इन दोनों का समान अर्थ होता है। आते हैं, चर्चा करते हैं फिर बायस इन हिस्ट्री। इतिहास में पक्षपात या पूर्वाग्रह क्या होता है। इसका मतलब होता है कि इतिहास लेखन का वस्तुनिष्ठ न होना, इतिहास लेखन का वैज्ञानिक न होना, इतिहास लेखन का तर्कसंगत न होना, इतिहास लेखन का एक पक्षी होना, किसी एक विशेष पक्ष पे ज़्यादा जोर देना, किसी एक दूसरे पक्ष को जानबूझकर कमज़ोर करना, अदरवाइज उसको इम्पोर्टेंस न देना। पक्षपात का मतलब मूलतः होता है किसी भी वस्तु अथवा व्यक्ति के प्रति दृष्टिकोण अथवा उस वस्तु या व्यक्ति के विरुद्ध में दृष्टिकोण रखना पक्षपात होता है। फिर समझिएगा, किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु के प्रति उसकी तरफ दृष्टिकोण रखना अथवा उसके विरुद्ध, उसके प्रतिपक्ष में दृष्टिकोण रखना भी पक्षपात होता है। तो पक्षपात टू डायमेंशनल होता है। बायस जो होता है वो टू डायमेंशनल होता है। किसी का बहुत ज़्यादा आप कोऑपरेट कर दीजिए, बहुत ज़्यादा उसका पक्ष ले लीजिए, वो भी पक्षपात है। किसी का आप विरोध कीजिए या मौन भी रह जाइए, वो भी पक्षपात है। ओके, इतिहास लेखन में जब इसी दृष्टिकोण से लेखक, गवेषक, शोधकर्ता इतिहास लेखन करता है, इतिहास को लिखता है, तो वह इतिहास जो होता है पक्षपाती या पूर्वाग्रही इतिहास हो जाता है। पूर्वाग्रह का मतलब होता है पहले से अपने दिमाग में किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति एक इमेजरी बना लेना, पहले से ही किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति अपने मन में एक दृष्टिकोण स्थापित कर लेना, वह कहते हैं पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस, या इसे कहते हैं पार्शियलिटी। तो पहले से ही किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति दृष्टिकोण बना लेना और उसी के अनुरूप काम करना, यही आपका कहलाता है पूर्वाग्रही दृष्टिकोण। और जब इसी दृष्टिकोण से इतिहास लेखन होता है तो उसे पूर्वाग्रही इतिहास लेखन कहते हैं। खासकर यह प्रक्रिया मुख्यतः पश्चिमी इतिहासकारों में खूब देखा गया। पश्चिमी इतिहासकार जो वेस्टॉक्सिफिकेशन, पश्चिमी उन्माद से प्रभावित होकर जिसे आप कहते हैं वेस्टॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया, ठीक है। तो इससे प्रभावित होकर पश्चिमी ही सभ्यता संस्कृति को विशिष्ट माने और पश्चिम में ही ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति और सभ्यता सबका उन्होंने अस्तित्व माना, सबका विकास माना। ये पश्चिमी दृष्टिकोण जो है, यह
ये जो होता है इतिहास लेखन में एक महत्वपूर्ण पक्षपात का कारण रहा है। दूसरा देखते हैं, उन्होंने पश्चिमी ही सभ्यता को माना, इसी से एक नई विचारधारा जिसे कहते हैं आप थियरी ऑफ रेस, मतलब होता है आपका प्रजाति उच्चता का सिद्धांत, और जिसकी चरम परिणति हम देखते हैं कहाँ पे, इसकी चरम परिणति हम रुडयार्ड किपलिंग के व्हाइट मैन्स बर्डन में प्राप्त करते हैं। व्हाइट मैन्स बर्डन, रुडयार्ड किपलिंग के व्हाइट मैन्स बर्डन गोरों या श्वेतों का बोझ में पाते हैं, जिसमें उन्होंने पश्चिमी सभ्यता वालों को विशिष्ट मानते हुए कहा कि हम गोरे लोगों, श्वेत लोगों पर अन्य विश्व के देश, खासकर एशिया अफ्रीका के देश जो अधसभ्य हैं, अधनग्न हैं, जो पूरी तरह से ऑर्थोडॉक्स हैं, कंजर्वेटिव हैं, रूढ़िवादी हैं, परंपरावादी हैं, अंधविश्वासी हैं, इन लोगों को सभ्य बनाना और उनमें ईसा मसीह के विचारों का प्रचार प्रसार करना ही उद्देश्य है। तो ईसा मसीह के प्रचार प्रसार को कहते हैं शुभ संदेशवाद, इवेंजेलिकलिज्म, शुभ संदेशवाद। ठीक, तो इन सब विचारों से यह जो होता है पश्चिमी दृष्टिकोण से प्रभावित होकर बहुत सारे इतिहास लिखे गए। इसके कारण भी इतिहास में पक्षपाती दृष्टिकोण बहुत तेजी से हावी हुआ। आगे देखते हैं फिर, और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आप देखते हैं कि चाहे वह जेम्स मिल हो या अन्य हो, जो इन लोगों ने औपनिवेशिक दृष्टिकोण या साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से इतिहास लेखन किया और ब्रिटिश पैरामाउंसी को स्थापित करने के प्रयास में इन लोगों ने विश्व के इतिहास को अपने अनुसार मूड कर दिया, अपने अनुसार लिख दिया। यह भी इतिहास में पक्षपात का एक महत्वपूर्ण कारण बन गया। इसे कहते हैं पैक्स ब्रिटानिका की अवधारणा। पैक्स इज रिलेटेड टू पीस, ब्रिटानिका इज रिलेटेड टू ब्रिटेन। मतलब आपका हो जाएगा कि जो पैक्स ब्रिटानिका है यह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए विश्व के अन्य देशों के सांस्कृतिक तत्वों को अपने साम्राज्य के हितों के अनुरूप मोल्ड करने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो इसे कहते हैं आपका पैक्स ब्रिटानिका की अवधारणा। ठीक, चलिए अब आगे थोड़ा सा देखते हैं। इतिहास में पक्षपात का जो कारण है शुरुआती दौर से, यद्यपि इतिहास लेखन में पक्षपात प्रभावी रहा है, लेकिन वास्तव में इतिहास लेखन का स्वरूप पक्षपाती नहीं होना चाहिए। इतिहास लेखन को वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, इतिहास को सारगर्भित होना चाहिए, इतिहास को तर्कसंगत होना चाहिए, इतिहास को ऑब्जेक्टिव और वैज्ञानिक होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि लेखक को इतिहास लेखन करते समय पक्षपात नहीं रखना चाहिए, पक्षपात रहित इतिहास लेखन करना चाहिए, पूर्वाग्रह रहित इतिहास लेखन करना चाहिए। इन्हीं तथ्यों की ओर दृष्टिगत करते हुए राजतरंगिणी में कल्हड़ ने लिखा है, कल्हड़ कहता है कि वही कवि या विद्वान गुणवान है और प्रशंसा का पात्र है जो राग द्वेष से रहित होकर लेखन करता है, राग द्वेष से रहित होकर अपनी बातों को कहता है। तो उसके लिए उन्होंने उसमें लिखा गया है कि श्लाघ स एव गुणवान राग द्वेष बहिष्कृता भूतार्थ कथने यस्य स्थेव सरस्वती। ठीक, तो वह इस बात पे वस्तुनिष्ठता की ओर बात करते हुए वास्तविकता और सत्यता के करीब पहुंचकर या सत्य और वास्तविक लेखन शैली पर, इतिहास पे या जो आपका लिटरेरी कंस्ट्रक्शन होता है उसके प्रति इस दृष्टिकोण को प्रभावी करने की बात करता है।
ठीक है। तो मतलब है कि निष्पक्षता की अपेक्षा या वस्तुनिष्ठता की अपेक्षा इतिहास लेखन में नहीं बल्कि प्रत्येक विषय में अपेक्षित होता है, जिसकी पुष्टि हमको यहाँ मिलती है। बहुत सारे वर्तमान में हिस्टोरिकल अप्रोचेज आए, बहुत सारी टेक्निक्स आई इतिहास लेखन की, बहुत सारे टूल्स का प्रयोग इतिहास लेखन में किया गया, तथापि इतिहास लेखन पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ या निष्पक्ष नहीं हो पाया। इतिहास कहीं न कहीं किसी दृष्टिकोण में पक्षपाती हो ही जाता है, पक्षपाती दिखता ही है। इसका मूल कारण क्या है? ठीक है, तो अब अभी हम लोगों ने पक्षपात पर चर्चा किया, अब आते हैं पक्षपात के प्रमुख कारण। आखिर तमाम प्रयासों के बाद भी इतिहास लेखन में पक्षपात क्यों दिखता है? क्यों ऐसा लगता है कि इतिहास जो है वास्तविक या सत्य नहीं लिखा गया? इसके पीछे आते हैं तो दूसरा आपको आते हैं इतिहास में पक्षपात के कारण। इतिहास में पक्षपात के अनेक कारण हैं जिनके कारण इतिहास लेखन पक्षपाती रहता है। सबसे पहला है इतिहास का चयनात्मक स्वरूप। इतिहास का चयनात्मक स्वरूप ये क्या होता है? आपको पता है कि जो नेचर ऑफ हिस्ट्री है ये सिलेक्टिव होता है। सिलेक्टिव का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई शोधकर्ता, गवेषक, अनुसंधानकर्ता किसी भी विषय को लेकर, इतिहास के किसी भी विषय लेकर अपना शोध प्रक्रिया शुरू करता है, लेखन कार्य शुरू करता है, तो क्या करता है? वह अपने विषय को चुनता है, अपने इच्छित विषय, अपने इंटरेस्टेड विषय को चुनकर उस पर कार्य करना शुरू करता है। तो इतिहास का स्वरूप ही चयनात्मक है। इसमें अपनी पसंद की चीज़ों को लेकर लोग लिखते हैं, कार्य करते हैं। तो पसंद की जो प्रक्रिया है, जो चयन की प्रक्रिया है, वहीं से इतिहास में पक्षपात की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए इतिहासकार E.H. कार कहता है, E.H. कार जिन्होंने किताब लिखी है व्हाट इज हिस्ट्री, E.H. कार कहता है कि ऐतिहासिक विषय जो होते हैं वे मछली बेचने वाले मूल्य पट्टिका के समान होते हैं, जिसमें कोई व्यक्ति अब मूल्य पट्टिका को देखकर अपने इंटरेस्ट के अनुसार मछली खरीदता है और उसके जाकर फिर घर में ले जाकर वह अपने इच्छा अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार उसे व्याख्या के मसाले में पकाकर उसका स्वादन करता है, उसको खाता है। तो मतलब है कि विषय चयन से ही इतिहास आपका पक्षपाती हो जाता है। दूसरा, हिस्ट्री इज इंटरप्रिटेटिव। इतिहास का स्वरूप व्याख्यात्मक होता है, क्योंकि आपको पता है कि इतिहास तथ्यों पर आधारित होता है, लेकिन तथ्य स्वयं तो बोलते नहीं हैं। क्या कहते हैं? व्यक्ति जो होता है उनको खुद बुलवाता है, खुद उनकी व्याख्या करता है। तो इतिहास का व्याख्यात्मक होना या व्याख्यात्मक स्वरूप होना, मतलब हिस्ट्री का जो इंटरप्रिटेटिव नेचर ऑफ हिस्ट्री। अब इतिहास व्याख्या प्रधान होता है और व्याख्या मनुष्य करता है। जब मनुष्य व्याख्या करता है तो निश्चित तौर से उस व्याख्या में भिन्नता आ ही जाती है और कहीं कहीं प्रत्येक व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग होता है। इसलिए इतिहास का व्याख्यात्मक होना इतिहास की प्रकृति को पक्षपाती बना देता है। इसीलिए याद रखिएगा, इसीलिए आधुनिक इतिहासकारों में लियोपाल्ड वान रांके जिन्हें इतिहास का कोलंबस कहा जाता है, इन्हें इतिहास का कोलंबस कहा जाता है। इन्हें किसने कहा है? इन्हें कहा है लॉर्ड एक्टर ने इनको इतिहास का कोलंबस कहा है और इनको फादर ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक हिस्ट्री भी कहा जाता है। इनको आधुनिक वैज्ञानिक इतिहास का जन्मदाता भी कहा जाता है, जिन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय से इतिहास के लेखन में बहुत सारे बदलाव लाए, इतिहास लेखन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। इसीलिए रांके के समस्त योगदान को बर्लिन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, बर्लिन क्रांति। ये क्या है? रांके के विचार, रांके की पद्धतियां हैं इतिहास से संबंधित। रांके ने क्या कहा? रांके कहता है कि इतिहास का स्वरूप व्याख्यात्मक नहीं बल्कि इतिहास का स्वरूप वर्णनात्मक होना चाहिए। इतिहास का जो नेचर होना चाहिए ये डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। इतिहासकार को केवल डिस्क्रिप्शन तक अपने आप को सीमित रखना चाहिए, उससे व्याख्याता बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और इसीलिए कहता है कि द हिस्टोरियन शुड फॉलो दिस पैरामीटर दैट एज द थिंग्स एक्चुअली वर। वह कहता है कि एज द थिंग्स एक्चुअली वर, जैसी चीज़ें रही हों
उनको वैसे ही वर्णित कर देना इतिहास है। तो इतिहास की प्रकृति वर्णनात्मक होनी चाहिए, व्याख्यात्मक नहीं। ठीक है, दिस इज द पैरामीटर दैट इज गिवन बाय लियो पालवान रांके। ये इतिहासकार को इसी जैसा है वैसा ही वर्णन करना चाहिए, उसको वर्णन करके छोड़ देना चाहिए, उसको जज बनने का अनावश्यक प्रयास नहीं करना चाहिए। इसीलिए मार्क ब्लॉक अपने हिस्टोरियंस क्राफ्ट, उसकी किताब का नाम है हिस्टोरियंस क्राफ्ट, जिसे आप कहते हैं इतिहासकार का शिल्प। शिल्प मतलब कुशलता, इतिहासकार का शिल्प, इसका मतलब होता है कि एक कुशलता क्या है इतिहासकार की, टेक्निक क्या है, कहता है एक कुशल इतिहासकार वही है जो इतिहास लेखन में वर्णनात्मक प्रकृति रखे, जो जज बनने का अनावश्यक प्रयास न करे, जिनमें निर्णय लेने का उन्माद न हो। ठीक है, उसे तथ्यों को तथ्यवार प्रस्तुत करना चाहिए, वर्णित करना चाहिए। इसीलिए मार्क ब्लॉक हिस्टोरियंस क्राफ्ट ने कहता है कि द मानिया ऑफ बीइंग जजमेंटल इज द सैटेनिक एनिमी ऑफ द ट्रू हिस्ट्री। कहता है कि निर्णय लेने का उन्माद वास्तविक इतिहास का शैतानी दुश्मन होता है। द मानिया ऑफ बीइंग जजमेंटल इज द सैटेनिक एनिमी ऑफ ट्रू हिस्ट्री। ठीक, तो हमको इन चीज़ों से बचने का प्रयास भी करना चाहिए। अगला देखते हैं, तीसरा प्रमुख कारण है व्यक्तिगत दृष्टिकोण। जो इंडिविजुअल अप्रोच होता है, इंडिविजुअल अप्रोच भी इतिहास लेखन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। प्रत्येक व्यक्ति जब इतिहास लिखता है या कोई घटनाओं का जब वर्णन करता है अतीत का, तो क्या करता है, उसमें उसका व्यक्तिगत दृष्टिकोण प्रभावित हो जाता है। और जब इतिहास लेखन की प्रक्रिया में व्यक्तिगत दृष्टिकोण प्रभावित होने लगते हैं, उनका रेलेवेंस, उनका इम्पैक्ट आने लगता है, तो वह इतिहास वस्तुनिष्ठ न होकर बल्कि वह इतिहास विषयनिष्ठ बन जाता है। और वह इतिहास व्यक्ति विशेष का अगर दृष्टिकोण आ गया तो व्यक्तिनिष्ठ हो जाता है। तो व्यक्तिगत दृष्टिकोण, व्यक्तिनिष्ठ इतिहास जो होता है वह वास्तविक इतिहास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा होते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति का खुद का जो दृष्टिकोण है, जैसे मार्क्स का दृष्टिकोण हो गया, ठीक है, हाँ, इसी तरह आपके जो हीगल का अपना अलग दृष्टिकोण हो गया, टॉयनबी का अलग हो गया, स्पेंगलर का अलग दृष्टिकोण हो गया, राम मनोहर लोहिया का जो व्हील ऑफ हिस्ट्री है, इतिहास चक्र अलग हो गया है, बीको का स्पाइरल थियरी अलग हो गया है। तो मतलब सबके अपने अपने अलग अलग दृष्टिकोण अगर आ गए तो वह भी इतिहास लेखन की प्रक्रिया में बाधा पहुंचाती है, जिसके कारण इतिहास पक्षपाती हो जाता है। अगला रीजन देखते हैं, भिन्न भिन्न दृष्टिकोण, भिन्न या दृष्टिकोण में दृष्टिकोण की भिन्नता, दृष्टिकोण की भिन्नता। अब देखिए दृष्टिकोण की भिन्नता क्या है कि अब देखिए बहुत सारे जो डिफरेंसेस इन अप्रोचेस हैं वो हम देखते हैं कि इतिहास की प्रक्रिया व्याख्यात्मक है, और इतिहास में क्या है, व्याख्याएं समय समय के साथ अलग अलग परिवर्तित होते रहती हैं, अलग अलग विचार, अलग अलग उसमें टेक्निक्स आ जाते हैं। इसी के कारण इतिहास लेखन में लेखन एक जैसा रह नहीं पाता है और उसमें पक्षपात आ ही जाता है। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं, अब इसमें कौन है, इसमें एक तो मार्क्सवादी इतिहास लेखन, मार्क्सवाद अपने हिसाब से भौतिक तत्वों के आधार पे, आर्थिक तत्वों के आधार पर इतिहास की व्याख्या करता है। ठीक है, वहीं स्पेंगलर इतिहास की व्याख्या जो है वे चक्रीय दृष्टिकोण से करते हैं और मानव इतिहास को चार प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ दिखाते हैं, जिसे आप साइक्लिक नेचर ऑफ हिस्ट्री कर सकते हैं। हाँ, वहीं आप देखते होंगे टॉयनबी जो इतिहास की व्याख्या करते हैं, वो टॉयनबी अपने दृष्टिकोण से व्याख्या करते हैं, जिन्होंने किताब लिखी है स्टडी ऑफ हिस्ट्री, और उसमें उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने इतिहास की व्याख्या में कर दिया, इतिहास की प्रक्रिया में दो प्रमुख जो वर्ग काम करते हैं, कौन से, एक होते हैं आपके कंस्ट्रक्टिव माइनॉरिटी जिसे कहते हैं संरचनात्मक अल्पसंख्या, और दूसरा कौन होता है,
प्रोलेटेरिएट मेजोरिटी। ठीक है, तो उन्होंने 2 की बात किया। मार्क्स ने वहाँ पे 2 वर्ग की बात कर लिया, किसको, वर्ग संघर्ष में। मार्क्स ने कह दिया पूरा इतिहास जो है ऑल द हिस्ट्री हैज़ बीन द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, और कह दिया वह इतिहास क्या है, का एक तरफ आपके श्रमिकों का इतिहास है, मजदूरों का, तो दूसरी तरफ पूंजीपतियों का, और किसी को नहीं माना। माओइज्म का विकास हुआ, माओइज्म और लेनिनिज्म का हुआ, लेनिनवाद का, उन्होंने कह दिया कि पूंजीपति बनाम किसान। ठीक है, तो उन्होंने कैपिटलिस्ट क्लास वर्सेस आपके पीजेंट क्लास कर दिया। तो मतलब इतिहास लेखन में अलग अलग दृष्टिकोण आए। जैसे कि आगे चलते अब एक दृष्टिकोण आया आगे आपका जिसे आप कहते हैं अभिजनवादी इतिहास लेखन, या तो उसमें उच्च वर्गों का इतिहास लिखा गया। इसी तरह आप देखते हैं कि जो सबर्टन अप्रोच ऑफ हिस्ट्री है, जिसे आप कहते हैं उपासकीय इतिहास लेखन, उपासकीय इतिहास लेखन, जिसके जन्मदाता हैं एंटोनियो ग्राम्सी इटली के। अब सबर्टन अप्रोच ऑफ हिस्ट्री में अभिजनवाद बनाम दलित शोषित चेतना कर दिया गया। निम्न वर्ग, दबे कुचले वर्ग, जिसमें कृषक, मजदूर, चरवाहे, स्त्री समाज आ जाते हैं, जिसके महत्वपूर्ण प्रेरिता आपके एंटोनियो ग्राम्सी, और भारत में सबसे बड़े प्रेरिता कौन है आपके, वे हैं रणजीत गुहा, साहिद अमीन, ज्ञान पांडे आज। तो मतलब दृष्टिकोण की भिन्नता भी इतिहास लेखन को प्रभावित करती है, इतिहास को एक जैसा नहीं रहने देती है। भारत में बहुत सारे इतिहासकार दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण अलग अलग कंसेप्ट पे काम करते हैं, चाहे वो आपके आर एस शर्मा जी हों, चाहे डी डी कौशाम्बी हों, चाहे अन्य इतिहासकार हों। तो दृष्टिकोण की भिन्नता भी इतिहास लेखन में एक महत्वपूर्ण बाधा आती है। अगला है पूर्वाग्रही विचार, पूर्वाग्रही विचार या पूर्वाग्रही दृष्टिकोण। अब ये क्या होता है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति पहले से ही एक इमेजरी बना लेना, एक दृष्टिकोण स्थापित कर लेना, उसे कहते हैं पूर्वाग्रही विचार। जैसे शेक्सपियर कहता है कि फ्रेल्टी दाई नेम इज वीमेन, शेक्सपियर कहता है फ्रेल्टी दाई नेम इज वीमन, बेवफाई का दूसरा नाम औरत होती है। मतलब शेक्सपियर की नज़र में सभी औरत जो हैं वो अनफेथफुल हैं, उनका दृष्टिकोण है अपना। जैसे कि अब कहा जाए कि महिलाएं भारतीय सेना के लिए उपयुक्त नहीं हैं, भारतीय सेना के लिए उपयुक्त नहीं हैं, ये भी क्या है, पूर्वाग्रही दृष्टिकोण है। जैसे कि मान लीजिए जो हिंदू इतिहासकार हैं उनको औरंगजेब की सभी नीतियां जो हैं वह हिंदू विरोधी लगी, जिसमें आपके मुख्यतः जगन्नाथ सरकार जी हैं जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब लिखा। वहीं एन आर फारूकी जी को लगता है कि औरंगजेब की सारी नीतियां जो हैं वह शासन प्रशासन की डिमांड थी और राजनीतिक उद्देश्यों से की गई। तो दोनों के दृष्टिकोण पूर्वाग्रही हैं, दोनों लोग अपने अपने दृष्टिकोण लेके चले हैं। हाँ तो उसमें क्या होगा, उसमें एक प्रकार से जो निष्पक्ष व्याख्या है इतिहास की वह नहीं हो पाती है। तो पूर्वाग्रही विचार इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण बाधा होती है। अगला देखते हैं, अगला आपका होता है ऐतिहासिक, अगला महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक धर्म जाति सांप्रदायिकता, धर्म जाति और सांप्रदायिकता। ये क्या होता है, देखिए व्यक्ति इतिहासकार भी किसी न किसी सामाजिक परिवेश में रहता है, वह किसी न किसी धर्म जाति या संप्रदाय से जुड़ा होता है, इसलिए वह अपने इतिहास लेखन में अपने जाति धर्म कौम संप्रदाय की भावना से पूरी तरह से ऊपर नहीं उठ पाता है और पूरी तरह से वहाँ वह निरपेक्ष भी नहीं हो पाता है। यह भी इतिहास लेखन की सबसे बड़ी बाधा होती है। धर्म के कारण ही और सांप्रदायिकता भावना के कारण ही विश्व इतिहास में यहूदियों का इतिहास, ईसाइयों का इतिहास अलग अलग दृष्टिकोण से रहा है और इसी के कारण लंबा संघर्ष पूरे विश्व इतिहास में चलता रहा है। तो इसलिए भी इतिहास लेखन प्रभावित रहा है। मैंने चर्चा किया कि जगन्नाथ सरकार को हर चीज़ लगता है कि औरंगजेब का हिंदू विरोधी है, लेकिन एन आर फारूकी को लगता है कि वह हिंदू विरोधी नहीं था बल्कि शासकीय और प्रशासकीय आवश्यकता थी। तो ये भी क्या है आपका सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम ईसाई आदि का इतिहास लेखन पूरी तरह से इसी तरह रहा है। ईसाइयों ने तो पूरा विश्व का इतिहास अपने अनुरूप लिख दिया और सभ्यता संस्कृति सब कुछ अपने में समाहित कर लिया। कहा कि सभ्यता ही संस्कृति का जो उद्भव हुआ है सब पश्चिम देशों में हुआ है। मानवता और वर्ग संघर्ष की भावना सब पश्चिम में आई है और उसी की भावना को आगे बढ़ाते हुए
आगे बढ़ाते हुए जेम्स मिल ने काम किया कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, और उन्होंने वहाँ प्राच्य लिंगुइस्टिक्स का सिद्धांत दे दिया, जिसे आप कहते हैं ओरिएंटल डेस्पोटिज्म के सिद्धांत दिया। और मार्क्स भी उसी पश्चिमी उन्माद से प्रभावित रह गए, और मार्क्स ने भी भारत को वर्ग संघर्ष विहीन समाज कर दिया। मार्क्स ने कह दिया कि भारतीय समाज अंधविश्वासी है, परंपरावादी है, आक्रमण एक के बाद एक आक्रमणों का इतिहास ही पूरा भारत में भरा हुआ है। वास्तविक इतिहास सही नहीं, ऐतिहासिक बदलाव तो दिखते नहीं है, और न ऐतिहासिक चेतना है, ठीक है। और उन्होंने कह दिया कि जो एशियन मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसमें उन्होंने कह दिया कि एशियन मोड ऑफ प्रोडक्शन एशियाई उत्पादन का सिद्धांत व एशियाई देशों की निरंकुशता का सिद्धांत है। कहता है कि जो एशियन मोड ऑफ प्रोडक्शन इज जस्ट लाइक द ओरिएंटल डेस्पोटिज्म इन द एशियन कंट्रीज। और वही हीगल कहता है कि हिंदुओं में ऐतिहासिक चेतना था ही नहीं। कहता है कि भारत में कल्पना का सर्वात्मवाद दिखाई देता है। कहता है कि भारत जैसे देश में मानव प्रकृति का सबसे शक्तिशाली प्राणी भी जो है वह अन्य, कहता है कि छोटे छोटे जानवरों और छोटे छोटे अन्य लोगों के सामने जो है वह क्या है, नतमस्तक हो गया है, वह अबला हो गया है। वो कहता है कि भारत वाले कभी अबला गाय की पूजा कर रहे हैं, कभी बंदर हनुमान की पूजा कर रहे हैं, तो उनको हनुमान जी बंदर लगते हैं। तो मतलब ये है कि ये सब क्या है, ये सब पूर्वाग्रही दृष्टिकोण है। अगला देखते हैं, ऐतिहासिक मान्यताओं में बदलाव। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐतिहासिक मान्यताओं में बदलाव। बहुत सारी इतिहास की ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके संदर्भ में कुछ भी कोशिश कीजिए पक्षपात या पूर्वाग्रह आ ही जाएगा। जैसे कि विश्व इतिहास में पहले, या भारतीय इतिहास में ही देख लीजिए कि पहले सती प्रथा था, एक समय में उसका रेलेवेंस था, बाल विवाह था, पर्दा प्रथा था, जौहर प्रथा था। भाई इस्लामिक आक्रमण के समय जौहर प्रथा समाज की मूल आवश्यकता हो गई थी, अपने अस्तित्व को बचाने रखने के लिए, अपनी अस्मिता को बचाने रखने के लिए, अपनी प्रजाति शुद्धता को बचाने के लिए, अपनी चास्टिटी और वर्जिनिटी को बचाने के लिए भी इसकी आवश्यकता थी। भाई अब किसी इस्लामिक के हाथ न लगना, दासी के रूप में गजनी ईरान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में न बिकना, उससे अच्छा है अपनी जान दे देना। तो उस समय हो सकता है उसका कुछ रेलेवेंस रहा हो, लेकिन वर्तमान समय में इसका रेलेवेंस नहीं है। तो ऐतिहासिक मान्यताएं भी समय के साथ बदलती रहती हैं। हाँ, तो इसका मतलब है कि अगर तो इसलिए भी किसी भी प्राचीन ऐतिहासिक मान्यताओं के संदर्भ में भी एक मत हमेशा नहीं रह सकते हैं, तो इनका स्वरूप, इनका रेलेवेंस बदलता रहता है। इसलिए भी इतिहास जो है वो क्या हो जाती है, पक्षपाती या पूर्वाग्रही हो जाते हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा ये भी है कि कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनके बारे में हम आप बता नहीं सकते क्या कहा जाए। जैसे कुछ घटनाओं का प्रभाव भी ऐसा होता है। मान लीजिए हम कहें, इसको कह सकते हैं घटनाओं का प्रभाव। ये क्या होता है, मान लीजिए हम कहें कि भारत में घटनाओं का प्रभाव, जैसे हम कहें कि भारत में पुनर्जागरण की शुरुआत कब मानी जाए, इस पे सभी लोग एक मत नहीं होंगे। अगला हम कहें कि भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत कब मानी जाए, इसमें सब लोग एक मत नहीं होंगे। विश्व में पुनर्जागरण कब आया, कोई नहीं क्लियर कर सकता है कब से माना जाए। प्रबोधन काल की शुरुआत कब से मानी जाए, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत किस प्रमुख घटना से लिया जाए, ये भारत में आधुनिकीकरण कब से माना जाए। ये सब ऐसी घटनाएं हैं इतिहास की जिनके बारे में पूरी तरह से एक मत होकर निर्णय नहीं लिया सकता है। यह भी इतिहास लेखन की महत्वपूर्ण बाधा है। अगला एक महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं आपके इटली के, जिनका नाम है बेनेडिटो क्रोसे। बेनेडिटो क्रोसे का कथन था, आज हिस्ट्री इज द कंटेम्परेरी हिस्ट्री। सभी इतिहास समकालीन इतिहास होते हैं। तो इतिहास का समसामयिक होना, इतिहास का समसामयिक होना, ठीक है, द कंटेम्परेरी अप्रोच ऑफ हिस्ट्री। इतिहासकार, ये किसका कथन है, ये मुख्यतः दिया है बेनेडिटो क्रोसे ने। बेनेडिटो क्रोसे इटली के हैं। ये कहते हैं समस्त इतिहास जो होता है वह समकालीन होता है। इतिहासकार वर्तमान का प्राणी होता है, वर्तमान समाज से जुड़ा होता है। वह वर्तमान सामाजिक समस्याओं के अनुरूप अतीत को देखने का प्रयास करता है। जैसे कि अभी किसी व्यक्ति को कहा जाए कि नारी सशक्तिकरण पर लिखिए, तो वह व्यक्ति क्या करेगा, वर्तमान संविधान, वर्तमान विमेन एम्पावरमेंट को ध्यान में रखकर अतीत का वर्णन करना शुरू कर देगा।
कहेगा ये नहीं था, वो नहीं था, ये खामियां थी, वो खामियां थी, तो ठीक है, तो मतलब है कि उसका जो उसके रिलेवेंस को समझने में कहीं न कहीं निश्चित तौर से वह निरपेक्ष नहीं रह पाएगा, वह उसी परिवेश में जाकर उस चीज़ का वर्णन नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहता है बेनेडिक्टो क्रोसे कि इतिहास की जो प्रकृति है वो समसामयिक होती है। कोई भी इतिहासकार अतीत को वर्णित करते समय वर्तमान का चश्मा लगा के अतीत को देखता है, वर्तमान के घटनाओं के अनुरूप अतीत का वर्णन कर देता है। इसीलिए वह अतीत जो है अतीत जैसा नहीं रह जाता है, बल्कि इसमें वर्तमान प्रवृत्तियां हावी हो जाती हैं। इसीलिए इतिहास लेखन में पक्षपात या पूर्वाग्रही विचारधारा भी आ जाती है। ठीक है, तो इतिहास वस्तुनिष्ठ नहीं हो पाता है। अगला देखते हैं, याद रखिएगा, कोई भी इतिहास जो वस्तुनिष्ठ नहीं होगा, वैज्ञानिक नहीं होगा, सत्य या वास्तविक नहीं होगा, वह पक्षपाती होगा। और जो इतिहास पक्षपाती होगा उसमें निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता और वैज्ञानिकता का अभाव मिलेगा। आगे आते हैं, इतिहास का समसामयिक होना, यह भी एक महत्वपूर्ण पद्धति है। अगला देखते हैं, क्षेत्रवादी दृष्टिकोण। क्षेत्रवादी दृष्टिकोण यह भी इतिहास जो रीजनल अप्रोच ऑफ हिस्ट्री है, ठीक है, यह भी इतिहास लेखन की बहुत बड़ी बाधा है। क्षेत्र के कारण ही विश्व में बहुत सारे युद्ध हुए, और भारत में भी देखा जाए तो अगर इतिहासकार अपने अपने क्षेत्र को महत्व देना लगे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बंगाल का बहुत ज़्यादा योगदान था, उत्तर प्रदेश वाले कहे नहीं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोग मारे गए, ठीक है, तो ज़्यादातर कहा, कोई कहे कि दूसरे की मध्य प्रदेश के जो लोग मारे गए वो ज़्यादातर निम्न वर्गीय थे। तो मतलब है कि अगर इस तरह से दृष्टिकोण रहेगा, अपने 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 आप प्रदेश को, अपने अपने स्थानीय मुद्दों को ज़्यादा हाईलाइट करेंगे, तो इससे राष्ट्रीय इतिहास प्रभावित होगा और इतिहास लेखन सार्वभौमिक नहीं हो पाएगा और वह इतिहास लेखन पक्षपाती होता जाएगा। तो क्षेत्रवादी दृष्टिकोण, एक विशेष क्षेत्र को ज़्यादा प्रोत्साहित करना भी इतिहास लेखन की बहुत बड़ी बाधा होती है। ठीक है, क्षेत्रवादी दृष्टिकोण इतिहास लेखन को कमजोर करता है। ओके, अगला देखते हैं, उग्र राष्ट्रवाद, जिसे आप कहते हैं अल्ट्रा नेशनलिज्म या एक्सट्रीमिज्म। जो उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा है, उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा, ये क्या होता है? अल्ट्रा नेशनलिज्म। अल्ट्रा नेशनलिज्म एक ऐसी विचारधारा है जो अपने राष्ट्र को तो बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करता है, अपने राष्ट्रीय हितों, अपने राष्ट्रीय मुद्दों को तो सुप्रीम दिखाने का प्रयास करता है, लेकिन अन्य राष्ट्रीय मुद्दों को, अन्य राष्ट्र को नीचे गिराता है, उसे अंडर एस्टिमेट करता है। यह जो प्रवृत्ति है यह उग्र राष्ट्रवादी दृष्टिकोण है। अपने राष्ट्र को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करना और दूसरे राष्ट्र को नीचे गिराना, उसको अंडर एस्टिमेट करना, यह दृष्टिकोण जो होता है, जैसे कि इटली का फांसीवाद, जर्मनी का नाजीवाद, तो नाजिज्म और फासिज्म आदि जैसी विचारधाराएं जो हैं, या जापान का सर्वसत्तावाद, ये सब जो विचारधाराएं हैं, ये सब विचारधाराएं इतिहास लेखन को पक्षपाती बनाती हैं, इतिहास में पूर्वाग्रह की भावना समाहित करती हैं और विश्व शांति और वसुधैव कुटुंबकम के लिए भी घातक होती हैं। इसी कारण आप देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वार का मूल कारण जो है इसी उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा में हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमने देखा कि मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं, कारण हैं, जिनके कारण इतिहास प्रभावित होता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण कारण आपका है मनुष्य का सामाजिक प्राणी होना। मनुष्य का सामाजिक प्राणी होना ही सबसे बड़ी समस्या है। सामाजिक प्राणी होना, मनुष्य किसी न किसी समाज का अंग होता है और निश्चित तौर से वह पूरी तरह से अपनी सामाजिक भावनाओं से ऊपर नहीं उठ पाता है। ठीक है, और अपने समाज के विरुद्ध नहीं लिख पाता है, इसलिए भी प्रॉब्लम होती है। इतिहासकार बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी का बड़ा फेमस कथन है। जियाउद्दीन बर्नी, जिन्होंने 2 ग्रंथ लिखा है, बर्नी, देखिए ये आप चाहे प्राचीन लिखते हो, चाहे मिडल मॉडर्न लिखते हो, कहीं भी कुछ भी लिखते हो, यह ऐतिहासिक विधा है, इसमें आप कोई भी उदाहरण कहीं से भी दे सकते हैं। बर्नी ने 2 ग्रंथ लिखा, तारीख ए फिरोजशाही, और दूसरा ग्रंथ इसने लिखा आपका फतवा जहांदारी। इसमें वो कहता है कि बादशाहों के और सुल्तानों के विरुद्ध में लिखने का साहस मुझ में नहीं है।
सुल्तानों के विरुद्ध में लिखने का साहस मुझ में नहीं है। इसका मतलब है पूरी तरह से इतिहास वास्तविक लिखना बहुत मुश्किल है। जो दरबारी इतिहास लेखक हैं वे अपने आश्रयदाता से ऊपर नहीं उठ पाए। जैसे कि उनके लिए कहा गया, हर्ष के लिए कहा गया कि हर्षवर्धन महान था, हर्ष महान था, लेकिन दो लोगों ने मिलकर उसे महानतर बना दिया। हर्ष में जो नहीं भी था वो भी इन लोगों ने डाल के दिखा दिया, जैसे एक थे बाणभट्ट, दूसरे आपके वेनसांग। ठीक है, तो मतलब ये है कि जो आपके दरबारी लेखक है जिसे चारण भाट परंपरा आप कहते हैं, तो चारण भाट परंपरा इतिहास लेखन के पूर्वाग्रह और इतिहास लेखन के पक्षपात का मूल कारण है। अलाउद्दीन का पूरा इतिहास देखिए, पूरा व्याख्या किया गया ऐसे जैसे लगता है कि पूरे विश्व के सबसे महानतम राजा हैं। ठीक है, तो मतलब इस तरह से इतिहास लेखन की प्रक्रिया हमको प्राचीन काल से ही देखने को मिलती है। सांप्रदायिकता आदि की भावना से ऊपर उठना चाहिए। बर्नी देखिए खुद इतना बड़ा सांप्रदायिक था कि बर्नी जो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का सबसे ऑथेंटिक सोर्स देता है, वह व्यक्ति हिंदुओं के विरुद्ध में कैसा दृष्टिकोण रखता है वो उसका वर्णन देखिए। वो कहता है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था में लिखता है कि चोर बाजारी हिंदू और काफिर करते हैं। कौन कहता है? कहता है कि चोर बाजारी हिंदू काफिर करते हैं। मतलब है कि हिंदू काफिर केवल हिंदू लोग कर रहे हैं और कोई चोर बाजारी नहीं किया। ठीक है, इस पे लिखता है, किस पे? आपका बाजार पे। और देखिए आगे चलकर वह बर्नी आगे कहता है कि जब मोहम्मद तुगलक की मुद्रा व्यवस्था, नवीन मुद्रा की जो व्यवस्था थी, जो उसे लागू किया था, नवीन सिक्का जारी किया था, उसकी असफलता पे लिखता है फिर आगे चलकर कि सभी हिंदुओं का घर टकसाल हो गया था। सभी हिंदुओं का घर टकसाल हो गया, मतलब जहाँ मुद्रा छपती है। अब बताइए, मुद्रा और सिक्का ढालने का काम केवल हिंदू किए थे और कोई नहीं किया था क्या? लाभ की प्रवृत्ति केवल हिंदुओं में थी और किसी में नहीं थी? तो ये क्या है? ये भी देखिए आपके क्या है, सांप्रदायिक दृष्टिकोण है। आप इस सबको भी कोट कर सकते हैं। अगला देखिए, मुगल काल का एक महत्वपूर्ण इतिहासकार है जो अकबर का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन था, जो अकबर की सुलह कुल की नीति आदि का विरोध करता है, तो उसका नाम है बदायूनी, जिन्होंने मुंतखब उत तवारीख नामक ग्रंथ लिखा। तो बदायूनी अपने मुंतखब उत तवारीख में लिखता है कि अकबर जो हैं वह इस्लाम विरोधी हो गए हैं। अकबर हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अकबर ने मुल्लाओं की दाढ़ी निश्चित कर दिया कि मुल्लाओं को कितना दाढ़ी रखना है। कहते हैं कि अकबर ने विरोधी मुल्लाओं को, ठीक है, अकबर ने विरोधी मुल्लाओं को क्या किया? देश से इनको निकाल दिया। और कहता है कि इनके बदले में घोड़े और खच्चर खरीद लिए, इनको एग्जाइल कर करके। और कहता है कि जो मस्जिद थे, मस्जिदों को बंद करके उनको अस्तबल में बदल दिया। और फिर आगे कहता है कि अकबर ने मुता शादी मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। मुता शादियों को उन्होंने क्या किया? प्रभावी कर दिया, उसको उन्होंने लेजिटिमेट कर दिया। तो मतलब इस तरह से पूरी बातें देखिए एक पक्षी है। तो ठीक है, तो मतलब है कि कुल मिला के इतिहास लेखन में सांप्रदायिक का दृष्टिकोण जो है वो बहुत ही पहले से हावी रहा है। ओके, तो कुल मिला के हम देखते हैं कि इतिहास लेखन की बहुत सारी प्रवृत्तियां जो हैं, इसके कारण इतिहास लेखन आपका क्या होता है? पक्षपाती या पूर्वाग्रही हो ही जाता है। ठीक है, अब आते हैं कि पक्षपात से मुक्ति के उपाय क्या हैं। अगर पक्षपात से मुक्ति के उपाय को देखा जाए तो ऐसे देखते हैं कि पक्षपात से मुक्त कैसे हो सकते हैं। इन चीज़ों को देखने से ऐसा लगता है कि इतिहास निश्चित तौर से पक्षपाती होगा। इतिहास में पक्षपात या पूर्वाग्रह की भावना आना अपेक्षित है, अवश्यंभावी है, इनएविटेबल है, 100% आएगा ही। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति पूरी तरह इस चीज़ों से मुक्त होना मुश्किल है। तथापि इतिहासकार से यह अपेक्षा किया जाता है कि इतिहासकार पक्षपात से बचने का प्रयास करते हुए निष्पक्ष इतिहास लेखन करें। अब निष्पक्ष इतिहास लेखन कैसे आ सकते हैं? ठीक है, समझिएगा। बटरफील्ड कहता है निष्पक्ष इतिहास लेखन की आवश्यकता, या कह सकते हैं कि ये आपका अगला है
अगला है कि पक्षपात से मुक्ति के उपाय। पक्षपात से मुक्ति के क्या उपाय हो सकते हैं? बटरफील्ड कहता है कि इतिहास में निष्पक्षता असंभव है और उसकी प्राप्ति का दावा करना महानतम भ्रांति है। बटरफील्ड का कथन है कि बटरफील्ड कहता है कि इतिहास में निष्पक्षता असंभव है, उसकी प्राप्ति का दावा करना महानतम भ्रांति है। और डेविड थॉमसन कहता है कि थॉमसन कहता है कि विशेष परिस्थितियों में पक्षपात का भी स्वागत किया जाना चाहिए। अगर आते हैं तो चर्चा करते हैं कैसे इतिहासकार तमाम प्रयासों के बावजूद भी पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ या निष्पक्ष नहीं हो पाता है। इसके लिए क्या है, लेकिन फिर भी इतिहासकार से अपेक्षा किया जाता है कि वह वस्तुनिष्ठ, तर्कसंगत, वास्तविक इतिहास लेखन करे। इसके लिए क्या जरूरी है? पक्षपात से मुक्त कैसे हो सकता है? पहला, उसे व्यक्तिगत दृष्टिकोण, जाति, धर्म, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवादी दृष्टिकोण आदि से बचने का प्रयास करना चाहिए। उग्र राष्ट्रवादी दृष्टिकोण आदि से ऊपर उठते हुए इतिहास लेखन करना चाहिए। इन सब प्रवृत्तियों से बचे। अगला महत्वपूर्ण है कि इतिहास लेखन साक्ष्य सापेक्ष होना चाहिए। मतलब है कि जितना साक्ष्य बोले उतना ही कीजिए। तो इतिहास साक्ष्य सापेक्ष होना चाहिए। इतिहास संक्षिप्त लिखा जाना चाहिए। संक्षिप्तता में वस्तुनिष्ठता निहित होती है। संक्षिप्त रहेगा, कम लिखेंगे तो सही लिखेंगे। तो इतिहास को संक्षिप्त होना चाहिए, लिखा जाना चाहिए। अगला, देश काल और परिवेश के अनुरूप इतिहास लिखा जाना चाहिए। देश काल, समय और स्थान, देश काल के परिवेश में इतिहास लिखा जाना चाहिए। तथ्यों को स्वयं बोलने का मौका देना चाहिए। तो तथ्य सापेक्ष होना चाहिए, मतलब वही साक्ष्य सापेक्ष समझिएगा। तो तथ्यों को बोलने का मौका देना चाहिए। स्वयं जज बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है, जितना तथ्य कहे उतना ही वर्णन करना चाहिए। और इतिहास की प्रकृति वर्णनात्मक होनी चाहिए, जिसकी बात रांके और मार्क ब्लॉक भी कहता है। तो इतिहास संक्षिप्त हो, ये सब हो। अगर हम इन चीज़ों का पालन करें तो निश्चित तौर से इतिहास पक्षपात रहित हो सकता है। इतिहास निष्पक्ष और सार्वभौमिक भी हो सकता है। आगे देखते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ सीमाओं की चर्चा करें, क्या इतिहास पूरी तरह से पक्षपात रहित होना सही है या वो लिखा जाना चाहिए? वास्तव में इतिहास की अपेक्षा तो पक्षपात रहित होता है, लेकिन कहा जाता है कि विशेष परिस्थितियों में और अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप इतिहास में थोड़ी बहुत मात्रा में पक्षपात जो होता है वह मान्य भी हो सकता है, होना चाहिए। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को इतना ज़्यादा अतिशय निरपेक्ष भी नहीं होना चाहिए कि वह उसके समाज, उसकी संस्कृति और उसके राष्ट्रीय हितों पे कुठाराघात हो जाए, उसके राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध में हो जाए। ठीक है, जैसे हम भारतीय इतिहास का वर्णन कर रहे हैं, भारतीय युद्ध का वर्णन कर रहे हैं, विदेशों से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो हम ऐसे में अपने देश के प्रति सहज रूप से पक्षपात आ ही जाएगा। और सहज रूप से कुछ बातों को हम कम हाईलाइट करेंगे। जहाँ पे हमारी खामियां होंगी, जहाँ पे हम थोड़े कमज़ोर होंगे, उसको नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इतिहास लेखन में पक्षपात की भी अपनी एक सीमा है, लेकिन उसे कोशिश करना चाहिए, उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रकार अंततः कहा जा सकता है कि तमाम प्रयासों के बावजूद भी इतिहास लेखन में पक्षपात पूरी तरह से समाप्त होना मुश्किल है। तथापि निष्पक्षता की अपेक्षा जरूर की जाती है और मध्यम मार्ग इसका एक सुझाव हो सकता है। तो इतिहासकार को पूरी तरह अगर न भी हो पाए तब भी उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो अधिक से अधिक निरपेक्ष, अधिक से अधिक तथ्यसंगत, साक्ष्य सापेक्ष, वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन लिखने का उसे प्रयास करना जरूर चाहिए। इसीलिए जेबी ब्यूरी कहता है, जेबी ब्यूरी अपने ग्रंथ जेबी ब्यूरी ने लिखा है द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस।
JB ब्यूरी किताब का नाम है आइडिया ऑफ प्रोग्रेस और द आइडिया ऑफ हिस्ट्री है कालिंगुड की, ठीक है। तो द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस में JB ब्यूरी कहता है कि हिस्ट्री इज द साइंस नो लेस नो मोर, इतिहास विज्ञान है न कम न अधिक, इसलिए इतिहास को कोशिश करना चाहिए वैज्ञानिक लिखा जाए, तर्कसंगत लिखा जाए, साक्ष्य सापेक्ष लिखा जाए, वर्णनात्मक लिखा जाए और जाति धर्म सांप्रदायिकता व्यक्तिगत भावना आज से ऊपर उठकर अगर निरपेक्ष इतिहास लिखेंगे तो वह इतिहास तथ्यसंगत होगा, वास्तविक होगा, वस्तुनिष्ठ होगा और वही इतिहास जो होगा सार्वभौमिक होगा और वही इतिहास जो होगा वह समाज के लिए रेलेवेंट होगा। तो इस प्रकार हमको इतिहास लेखन में पक्षपाती अवधारणा, पक्षपात की अवधारणा, पूर्वाग्रह की अवधारणा को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल यह आपके पक्षपात और उससे संदर्भित महत्वपूर्ण विचारधारा रही है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।